हेलो बच्चों, हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम लोग नेपाल और बोलीविया जैसे लोकतंत्र में सत्ता के इस्तेमाल से अवगत होंगे। किसके विषय में बच्चों? नेपाल और बोलीविया। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और बोलीविया जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो दक्षिण अमेरिका का जो ये देश है बोलीविया, बहुत ही छोटा देश है। वहाँ पर क्या हुआ कि लोकतंत्र में सत्ता के इस्तेमाल से अवगत होंगे कि हम लोग वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हुई कि जनता को संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। हम लामबंदी मतलब होता है एकजुट होना, एकजुट होकर के जब कोई आंदोलन चलाया जाता है उसे लामबंदी कहते हैं। और संगठन की भूमिका से अवगत होंगे कि किस प्रकार लामबंदी और संगठन में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है, जिसके आगे किसी भी सरकार को झुकना पड़ता है। तो लोकतंत्र क्या है? हम वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह से अवगत होंगे। बच्चों, किससे अवगत होंगे हम लोग? वर्ग विशेष का हित समूह जो है वह जन सामान्य के हित समूह पर हमेशा नकारात्मक सोच रखता है। वर्ग विशेष जो होता है वो हमेशा जन सामान्य के शोषण का ही कार्य करता है, किंतु जब जन सामान्य जन संघर्ष पर उतर आता है, आंदोलन पर उतर आता है, तो वर्ग विशेष की सत्ता हिल जाती है और उसके ऐशो आराम के दिन समाप्त हो जाते हैं। उनके अधिकार जो ठाट बाट की ज़िंदगी जी रहे होते हैं सब नेस्तनाबूद हो जाता है। तो बच्चों, हम इस चैप्टर के माध्यम से यह भी जान पाएंगे कि दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव क्या सकारात्मक अथवा नकारात्मक होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी भी देश में कि सरकार अच्छा काम कर रही होती है तो भी दबाव समूह जो है वो सरकार पर दबाव डालती है और सरकार को झुकना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है। और कभी क्या होता है कि ये नकारात्मक पहलू हो गया, और कभी क्या होता है कि सरकार तानाशाही हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर जन संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, तो वो सकारात्मक पहलू के अंतर्गत आता है बच्चों। तो हम लोग इन सभी टॉपिकों के विषय में इस चैप्टर के माध्यम से अवगत होंगे। बच्चों, लोकतंत्र में जैसा कि आज के परिवेश में हम सभी जानते हैं कि विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का स्वरूप भले ही अलग अलग हो, जैसे चीन का उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पर क्या है, एक पार्टी विशेष ही लगातार सत्ता में रहती है। तो इसे आप क्या वास्तव में लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? लोकतंत्र के लक्षण तो नहीं पाए जाते, केवल चुनाव होना ही लोकतांत्रिक लक्षण नहीं है। वहाँ पर विचाराभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो जनता को लोकतंत्र में मिली रहती हैं, जन सामान्य को वो सुविधाएं, स्वतंत्रताएं चीन में नहीं प्रदान है। ऐसे ही विश्व के बहुत सारे देश हैं जिनमें जनता की स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाई गई है, उनके मूल अधिकारों को प्रदान नहीं किया गया है, किंतु चुनाव होता है। इस आधार पर ये देश भी अपने को लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता विभिन्न अंगों तथा सामाजिक समूहों में बटी रहती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि
सत्ता क्या होता है? विभिन्न अंगों तथा सामाजिक समूहों में बढ़ती है। जैसे सबसे ऊपर क्या होता है? केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकारें कार्य करती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। ये सब जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, इनमें सत्ता का भी केंद्रीकरण होता है। इसलिए सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जनसंघर्ष का, जन आंदोलन का डर रहता है। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि सत्ता का विभाजन जो है विभिन्न अंगों तथा सामाजिक समूहों में होता है लोकतांत्रिक देशों में, और सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबावों से अलग स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर क्या होता है? जनता का दबाव होता है। वह कोई भी सरकार, चाहे वो पूर्ण बहुमत में हो, चाहे अल्प बहुमत में हो, वह सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, शासन का दुरुपयोग नहीं कर सकती है, जनता की अवहेलना नहीं कर सकती है। और लोकतंत्र में भिन्न भिन्न हितों के साथ साथ भिन्न भिन्न नज़रिए भी होते हैं। लोगों के हित अलग अलग होते हैं और लोगों के सोचने समझने के नज़रिए भी अलग अलग ही होते हैं। यह हम सभी जानते हैं। एक घर में ही उदाहरण लीजिए, अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के नज़रिए किसी भी विषय पर आप देखेंगे कि उनका नज़रिया एक जैसा नहीं होता है। सबका अपना अपना तर्क वितर्क होता है। तो देश की तो बात ही छोड़िए, एक देश में क्या होते हैं? विभिन्न नज़रिए के लोग होते हैं, विभिन्न मांगों और दबावों के बीच सत्ता पक्ष को सदैव क्या करना पड़ता है? संतुलन बैठाना होता है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच लोकतंत्र स्वरूप ग्रहण करता है। आम जनता विभिन्न तरीकों से लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाती है। राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव दबाव समूहों और आंदोलनों का पड़ता है। इसी क्रम में राजनीतिक सत्ता राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्यक्ष तरीकों के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो आज का ही कार्यक्रम अयोध्या मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन हुआ है, उस पर ही मिली जुली प्रतिक्रिया आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो मिली जुली प्रतिक्रिया आपको नज़र आएगी। कोई वर्ग बहुत खुश है तो कोई वर्ग उसका विरोध कर रहा है। किंतु जब जनसंघर्ष गलत रुख अख्तियार करता है तो सरकारें जनसंघर्ष के समक्ष नहीं झुकती हैं, और जो सरकारें कमज़ोर पड़ जाती हैं तो देश का शासन स्वस्थ रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, हर देश में विभिन्न नज़रिए के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो सबकी अपेक्षाएं पूरी करना सरकार के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। किंतु जो उचित है, जो उचित मांग है, उसको पूरा करना किसी भी सरकार का धर्म बनता है, राजनीतिक कर्म बनता है। तो इस प्रकार सत्ताधारी जो है वो स्वच्छंद नहीं होता है। उस पर क्या होता है? दबाव समूह का दबाव रहता है, जन समूह का दबाव रहता है। ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में अमूमन क्या होता है? हितों और नज़रियों का टकराव चलता रहता है। जैसा कि आज का ही आप देखिए, विभिन्न लोगों ने जो पोस्ट किए होंगे अपने मैसेज, उसमें ही आप पढ़िए तो 50 लोग
अगर एक मत है तो 50 लोग एक मत होंगे। तो हितों और नज़रियों के इस दृढ़ द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाना पड़ता है। तो इसे मतलब लोकतांत्रिक सरकारों को क्या करना पड़ता है बच्चों, कि विभिन्न मांगों को, जो उचित मांगे हैं उनको संतुलित करना पड़ता है, संतुलन बैठाना पड़ता है, अनुचित मांगों को दबाना पड़ता है। नेपाल और बोलीविया में जनसंघर्ष। और जब सरकारें ही तानाशाही हो जाती हैं तो जनता संघर्ष पर उतर आती है, और जनसंघर्ष यदि उचित होता है तो उसे अपार समर्थन प्राप्त होता है और अंततः वह तानाशाही शासन को समाप्त करने में सफल भी रहती हैं। तो इस चैप्टर में 2 देशों का उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार जनसंघर्ष के समक्ष सरकारों को झुकना पड़ा, टूटना पड़ा, हटना पड़ा और सरकारों को जनता की बात को माननी पड़ी। तो बच्चों, सबसे पहले नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके विषय में नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन। तो नेपाल जो है वह उन तीसरी लहर के देशों में है। तीसरी लहर यानी प्रथम लहर में जो देश स्वतंत्र और लोकतंत्र हुए थे, राजतंत्र का अंत हुआ, लोकतंत्र बने, उसमें नेपाल नहीं था। फिर दूसरे चरण में कुछ विश्व के सभी देशों में जहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, वे देश जो है लोकतंत्र की श्रेणी में आए, उसमें भी नेपाल शामिल नहीं था। तीसरे चरण में यानी 1990 में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बाद में नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत राजा, यहाँ पर क्या चलता था, इसके पहले राजतंत्र था और राजा औपचारिक रूप से तो राज्य का प्रधान बना रहा लोकतंत्र स्थापित होने के बाद भी, किंतु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। कब से बच्चों? 1990। इसके पहले नेपाल में क्या था? पूर्णतः राजतंत्र था। और 90 के बाद क्या परिवर्तन हुआ कि राजा औपचारिक प्रधान बना रहा, किंतु शासन की समस्त शक्तियाँ किसके हाथों में आ गई? चुने हुए जनप्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। और अत्यांतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया। उस समय वहाँ के राजा जो वीरेंद्र थे उन्होंने स्वीकार कर लिया था इस परिवर्तन को, किंतु 1 जून 2001 को हुए शाही परिवार के एक विचित्र और रहस्यमय ढंग से राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई।